नमस्कार दोस्तों, नारायण आईटी जयपुर में आपको स्वागत है। वैद्युतिक मापक यंत्र में अपना पार्ट नंबर 7वां। इसमें आज का टॉपिक जो है अपना वो रहेगा टॉन्ग टेस्टर। ठीक है, टॉन्ग टेस्टर की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, टॉन्ग टेस्टर जो होता है उसके द्वारा विद्युत धारा की गणना की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा की गणना करने के लिए हम लोग एम्पीयर मीटर भी काम में लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि एम्पीयर मीटर का प्रयोग जब करते हैं तो किसी भी चालक तार को बीच में से काट करके उसके बीच में अपने को श्रेणी क्रम में एम्पीयर मीटर लगाना होता है। ठीक है, और इस तरीके से एम्पीयर मीटर के द्वारा विद्युत धारा जो होती है उसकी गणना की जाती है। लेकिन यदि अपने को ये कहा जाए कि बिना इस चालक तार को तोड़े हुए यदि अपने को इसकी करंट नापनी है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा यंत्र काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस चालक तार को बिना तोड़े यदि अपने को चालक तार की विद्युत धारा मापनी है तो उस कंडीशन में टॉन्ग टेस्टर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, टॉन्ग टेस्टर जो होता है वो एक तरीके से अपना म्यूचुअल इंडक्शन जिस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर में काम करता है उसी सिद्धांत पर ये भी कार्य करता है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाएगा। तो टॉन्ग टेस्टर की बात करूं तो इसको टॉन्ग परीक्षण के नाम से, ठीक है, अन्य नाम की बात करूं तो इसके अन्य नाम हो सकते हैं टॉन्ग परीक्षण, ठीक है, क्लिप ऑन टेस्टर, क्लिप ऑन टेस्टर और टॉन्ग परीक्षण इसके अन्य नाम होते हैं। अब बात करें इसके सिद्धांत की कि इसका सिद्धांत कौन सा होता है, तो नॉर्मली ध्यान रखना म्यूचुअल इंडक्शन या न्यून प्रेरण या सहप्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम क्यों करता है। भाई म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत की अगर बात करूं तो ट्रांसफार्मर जो होता है अपना, ये अपने म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, तो उसके साथ साथ अपना टॉन्ग टेस्टर जो होता है वो भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो अभी हम लोग इसके सिद्धांत की बात कर रहे थे टॉन्ग टेस्टर की, तो टॉन्ग टेस्टर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम किस तरीके से करेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है अपना, ठीक है, तो यहाँ देखो एक चालकता स्थापित किया गया है। ठीक है, एक चालकता स्थापित किया गया है। इस चालक तार को, ये अपना टॉन्ग टेस्टर है। टॉन्ग टेस्टर की यदि मैं बात करूं तो टॉन्ग टेस्टर जो है ये इसमें जा होती है, जो मूवेबल जा होती है ये खुलती है। ठीक है, और ये इसका बटन होता है। जैसे आप लोग इस बटन को दबाते हैं तो दबाने के साथ ही ये लीवर जो होती है, जो इसका जबड़ा होता है, ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में किसी भी इकहरे चालक तार के ऊपर इसको आसानी से स्थापित कर दिया जाता है। स्थापित करने के बाद में देखो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस टॉन्ग टेस्टर में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो जैसे हम इस चालक तार के पास में इस मूवेबल जाग को लेके जाते हैं तो इस मूवेबल जाग के अंदर एक चालक छड़ स्थापित की जाती है। तो इसके अंदर इंडक्शन प्रभाव के कारण भाई सप्लाई आएगी तो इंडक्शन प्रभाव होगा। इंडक्शन प्रभाव के कारण जब यहाँ इसके इंडक्शन के कारण इसके अंदर जो चालक स्थापित होगा उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनते ही यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, और ईएमएफ जनरेट होते ही ये जो अपना टॉन्ग टेस्टर है इसका, इस पे जहां धारा का पाठ्यांक लिखा होगा वहां अपने को उसकी रीडिंग प्राप्त हो जाएगी।
प्रकार से मैं कहूँ कि इसका ये मूवेबल जार जो होता है इसके अंदर एक कोर बनी रहती है। इस कोर के कारण और इस चालक के कारण इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन उत्पन्न हो जाता है। और म्यूचुअल इंडक्शन उत्पन्न होने के बाद में इसका जो स्केल होता है, जो डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले पे अपने को धारा का पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना टर्म टेस्टर जो होता है वो विद्युत धारा की गणना करता है। अब इसके लिए कुछ आवश्यक तथ्य हैं, कुछ रोचक तथ्य हैं जो अपने को ध्यान रखना है। पहला तो यही है कि टर्म टेस्टर एक ऐसा यंत्र होता है, टर्म टेस्टर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा बिना किसी चालक तार को काटे हम लोग उस चालक तार में बहने वाली करंट की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट बिना चालक तार को तोड़े या काटे कि चालक तार की करंट की चालक तार में करंट की गणना कर सकते। ठीक है, बिना चालक तार को तोड़े या काटे ही चालक तार में करंट की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरा ये ध्यान रखना है कि यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये दो चीज तो अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो अपना टर्म टेस्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग चालक तार जो है उसकी धारा ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना वो ये कि यदि उस चालक तार को दो बार ऐंठ दिया जाए, उस चालक तार को दो बार ऐंठ दिया जाए तो उस कंडीशन में इस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो केवल और केवल इकहरी लेड जो होती है, केवल और केवल इकहरी परत जो होती है, इकहरा चालक तार जो होता है उसी की गणना इस टर्म टेस्टर के द्वारा की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टर्म टेस्टर के द्वारा सिंगल तार की ही गणना, सिंगल तार की ही करंट मापी जा सकती है। ठीक है, अब कैसे, इस लाइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना। इस लाइन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब इस चालक सिंगल तार की बात करूं, यहां पर मैं टर्म टेस्टर स्थापित करूं, इसके द्वारा इस चालक तार की करंट बताई जा सकती है। लेकिन यदि मैं इस चालक तार को एक कॉइल का रूप दे दूं और रूप देने के बाद में इन दो सिरों को एक साथ करके इनकी करंट नापूं तो यहाँ पर इस यंत्र के द्वारा इसकी करंट नहीं बताई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें तो परिपथ को बिना तोड़े करंट मापने की सबसे सरलतम विधि होती है, सबसे सरलतम परीक्षण होता है जिसमें टर्म टेस्टर जो होता है ये विद्युत धारा की गणना आसानी से कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना टर्म टेस्टर जो होता है वो कार्य करता है। बात करते हैं अगले यंत्र की, तो अगला यंत्र है अपना हॉट वायर यंत्र। हॉट वायर यंत्र, तो देखो दोस्तों, वैद्युतिक मापक यंत्र की जब हम लोगों ने वैद्युतिक मापक यंत्र जब हमने शुरू किए थे तो उस समय मैंने बताया था कि जितने मापक यंत्र है ये विद्युत के किसी न किसी प्रभाव के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हॉट वायर यंत्र जो होता है इसके अकॉर्डिंग देखो कि जब भी किसी भी यंत्र को यदि आप लोग विद्युत सप्लाई के साथ संयोजित करते हो तो उस यंत्र के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसी के साथ उसके अंदर स्थापित चालक जो है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में वो कुछ फैल जाता है। तो कुछ ऐसा ही अपना
सिद्धांत जो है वो अपने हॉट वायर यंत्र पर लागू होता है, और हॉट वायर यंत्र जो होता है ये ऊष्मा पाकर फैलता है, साथ साथ ऊष्मा पाकर फैलने के साथ साथ, या फिर मैं कहूं कि उसमें प्रभाव के आधार पर ये विद्युत धारा की गणना करता है। तो हॉट वायर यंत्र जो होता है, इसके लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यह विद्युत के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब इस यंत्र को विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो चालक तार ऊष्मा पाकर फैल जाता है तथा उसमें लगा संकेतक विद्युत धारा का मान पूर्वांकित पैमाने पर दर्शा देता है। ठीक है, याद रखना हॉट वायर यंत्र जो होता है ये विद्युत के उसमें सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात जब इस यंत्र को विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो चालक तार उसमें पाकर फैल जाता है तथा उसमें लगा संकेतक विद्युत धारा का मान पूर्वांकित पैमाने पर दर्शा देता है। अब देखो ये किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वह अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें तो हॉट वायर यंत्र जो होता है इसके अंदर एक चालक तार लगा होता है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम की चक्ति लगी होती है, एक फास्फोर ब्रोंज की स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, और साथ साथ इसमें एक संयोजक पेच होता है जिसके द्वारा फैले हुए चालक तार को वापस से टाइट किया जा सकता है। तो बात करते हैं इसकी संरचना की कि ये किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं एक बार। चलो अब देखते हैं, यह है अपना हॉट वायर यंत्र। ठीक है, हॉट वायर यंत्र जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनी होती है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज लगी होती है। पहला संकेतक होता है, पैमाना होता है, इसके साथ इस चालक तार को, इससे प्रतिरोधी चालक तार को एडजस्ट करने के लिए एक पेच लगा होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक पुली लगी होती है, पुली के साथ संकेतक जुड़ा होता है, और साथ साथ यहाँ पर अवमंदक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए एल्यूमिनियम की डिस्क जुड़ी होती है जो स्थायी चुंबक के साथ अपना संपर्क बनाए हुए रखती है। ठीक है, एक स्प्रिंग लगी होती है जो फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। अब ये काम किस तरीके से करेगा, देखो जब इसको आप लोग सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ोगे, या तो एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई, दोनों में से किसी भी सप्लाई के साथ यदि आप लोग इसको संयोजित करते हो तो उस कंडीशन में इस चालक तार के अंदर से करंट बहेगी तो ये चालक तार क्या हो जाएगा, अपना ल्यूज हो जाएगा। जब चालक तार अपना ल्यूज हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसकी ल्यूजिंग क्षमता जो होगी उसको इस स्प्रिंग के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाएगा। अब जब ये स्प्रिंग इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, उसी के साथ इससे जुड़ी हुई ये पुली होती है, ये पुली काम करना शुरू कर देगी, और जैसे ही ये स्प्रिंग इसको अपनी ओर खींचना प्रारंभ करेगी, उसी के साथ इस पुली से जुड़ा ये संकेतक इस पूर्वांकित पैमाने पर अपना मान रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब यहाँ ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क लगाई गई है, जब ये गतिशील अवस्था में रहेगी तो उस कंडीशन में स्थायी चुंबक जो है उसके साथ अपना संपर्क बनाए हुए है, तो इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण इस यंत्र के अंदर एक अवमंदक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक जो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो रहा है वो
उत्पन्न हो जाएगा, और उत्पन्न होने के साथ ही इसका संकेतक जो रहेगा ये बार बार जो कंपन कर रहा है उस स्थिति से कंपन मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना हॉट वायर यंत्र जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष तौर पर अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जब दोबारा इस यंत्र को हम लोग काम में लेते हैं तो उस कंडीशन में पहले अपने को ये सुनिश्चित कर लेना है कि ये जो चालक तार है ये सीधी अवस्था में खिंचा हुआ है कि नहीं है, और अपना ये संकेतक जो है ये 0 पे एडजस्ट है कि नहीं है। अगर ये 0 पे एडजस्ट नहीं है तो उस समय इसके जो तनाव है, जो ढीला हो चुका है, ये चालक तार जो है ये अपना लूज हो चुका है। इस चालक तार को वापस से पहले वाली स्थिति में लाने के लिए इसके साथ एक संयोजक पेच लगा होता है। संयोजक पेच के द्वारा इस चालक तार को वापस से टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना हॉट वायर यंत्र जो होता है वो विद्युत धारा की राशि, विद्युत धारा जो होती है उसकी कैलकुलेशन बताता है। ठीक है, और इस यंत्र के लिए अब अपने को ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये इस यंत्र के द्वारा केवल और केवल विद्युत धारा जो होती है उसका मान यथार्थता के साथ लिया जा सकता है, या फिर मैं कहूं कि इस यंत्र का प्रयोग केवल और केवल एक एम्पीयर मीटर के तौर पे किया जा सकता है, वोल्ट मीटर के तौर पे इस यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने को ये भी पता रखना है कि ये यंत्र जो होता है विद्युत के उसमें सिद्धांत पर कार्य होता है। सॉरी, देखो हॉट वायर यंत्र जो होता है उसके गुणों की बात करें तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि एसी सप्लाई दो या डीसी सप्लाई दो, इसकी कार्य सीमा पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि उसमें जो उत्पन्न होती है वो एसी और डीसी पे दोनों सप्लाई पर उत्पन्न होती है। अब उसके बाद में बात करें तो ये यंत्र जो होते हैं उच्च फ्रिक्वेंसी वाले जो उपकरण होते हैं, उच्च फ्रिक्वेंसी वाले जो उपकरण होते हैं, या मैं कहूं कि उच्च फ्रिक्वेंसी अगर किसी उपकरण में आ रही है तो एसी सप्लाई जो होती है वहां पर इस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा की गणना की जा सकती है। तो पहला एसी या डीसी सप्लाई, एसी या डीसी सप्लाई देने पर इस उपकरण की कार्य क्षमता पर, कार्य क्षमता या कार्यशैली पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में दूसरा है इस यंत्र का उपयोग उच्च श्रेणी वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है, उच्च श्रेणी की फ्रिक्वेंसी जो होती है वहां पर एसी विद्युत धारा नापने के लिए भी किया जाता है। तो उच्च फ्रिक्वेंसी उपकरणों में उच्च फ्रिक्वेंसी उपकरणों में एसी विद्युत धारा गणना के लिए इसी यंत्र का उपयोग करते हैं। देखो नॉर्मली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग एम्पीयर मीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि उच्च फ्रिक्वेंसी वाले जो उपकरण होते हैं उनमें विद्युत धारा आती है उसकी गणना करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। देखो उच्च फ्रिक्वेंसी अगर किसी उपकरण में आ रही होती है तो इसका मतलब वहां पर उत्पन्न होने वाली जो हीट है उसमें जो उसका मान बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा होने के कारण यदि वहां पर हम लोग एम्पीयर मीटर काम में लेते हैं तो उस दौरान उस एम्पीयर मीटर के पिघल जाने की संभावना बनी रहती है। तो उस कंडीशन में उस उपकरण की जो विद्युत धारा है वो कितनी आ रही है तो उसको नापने के लिए हम लोग हॉट वायर यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो गुण होते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखने। इसके अलावा अगर मैं इसके अवगुणों की बात करूं तो अवगुण में देखूं पहला तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका पैमाना जो होता है वो आनुपातिक नहीं होता, पैमाना आनुपातिक नहीं होता। अब आनुपातिक नहीं होने का कारण है कि भाई विद्युत अगर मैं हीट की बात करूं, इस यंत्र के अंदर हीट की बात करूं तो हीट जो होती है वो I2RT के रूप में होती है। अब यहाँ पर विद्युत धारा जो है के वर्ग के समानुपात में होती है।
तो हीट जब बढ़ रही है तो वर्क के समानुपात में बढ़ेगी, तो उसके कारण से इसका पैमाना जो होता है वो आनुपातिक नहीं होता। ठीक है। और दूसरा अवगुण इसका ये है कि यह सुग्राही नहीं होता, अधिक सुग्राही नहीं होता, अधिक सुग्राही नहीं होता। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। या फिर मैं इसके लिए कहूं कि इसकी सुग्राह्यता जो होती है वो कम होती है। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो इस यंत्र से संबंधित अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका उपयोग हम केवल और केवल एम्पीयर मीटर के तौर पे अधिक कर सकते हैं। एमीटर के रूप में ही अधिक उपयोगी। ठीक है। ये केवल और केवल एम्पीयर मीटर जो होता है, अपना एमीटर जो होता है उसी के रूप में उपयोगी होता है, वोल्ट मीटर के लिए उपयोगी नहीं होता। वोल्ट मीटर के लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक है। अब इसके लिए मैं देखूं तो देखो वोल्ट मीटर के लिए अधिक उपयोगी क्यों नहीं होता, क्योंकि इस यंत्र के लिए कहा जाता है कि इस यंत्र को यदि अपने को प्रचालित करना है तो इस यंत्र में अपने को अधिक मान की करंट की आवश्यकता होगी। अब अधिक मान की करंट की आवश्यकता होगी तभी तो चालक तार में उसमें प्रवाहित होगी, और चालक तार जब उसमें प्रवाहित होगी तभी तो ये यंत्र काम करेगा। लेकिन यदि हम लोग वोल्ट मीटर के तौर पर उसका उपयोग करें तो वोल्ट मीटर के लिए ये कहा जाता है कि वोल्ट मीटर में कुछ माइक्रो एम्पीयर तक की करंट प्रवाहित होती है। ठीक है। तो उस समय वोल्ट मीटर के तौर पे यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो उस दौरान ये यंत्र अपना मान रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उष्मा है उसका मान बहुत कम रहेगा, और उष्मा का मान यदि बहुत कम रहेगा तो उस कंडीशन में इसका जो संकेतक है वो गतिशील अवस्था में नहीं आएगा। तो इसलिए इसका उपयोग अधिकतर एमीटर के तौर पर ही करते हैं, वोल्ट मीटर के तौर पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। और अगला कि ये यंत्र जो होता है बड़ा, अब देखो इसी यंत्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा रहने के कारण इसका पावर खपत जो होता है वो भी अधिक होता है। जब पावर खपत का मान यहाँ पर अधिक रहता है तो उस कंडीशन में इस यंत्र के द्वारा हम लोग न्यूनतम क्षमता की करंट जो होती है उसको नहीं माप सकते। ठीक है। तो अपना जो इसका अवगुण है, नेक्स्ट अवगुण है कि अधिक विद्युत शक्ति खपत होने के कारण निम्न मान की करंट की गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे संबंधित ये चीजें ध्यान रखना कि अवगुण पैमानानुपातिक नहीं होता, अधिक सुग्राही नहीं होता है, सुग्राह्यता इसकी क्या होती है? कम। तो एमीटर के रूप में इसका उपयोग अधिक करते हैं, वोल्टमीटर के तौर पर इसका उपयोग नहीं कर सकते। और अधिक विद्युत शक्ति खपत होने के कारण निम्न मान की करंट जो होती है, निम्न मान की करंट की यदि मैं बात करूं तो माइक्रो एम्पियर वाली जो करंट होती है, मतलब 1 एम्पियर की 10वें हिस्से की जो करंट होती है, 10 की घात -6 हिस्से की जो करंट होती है उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब बहुत कम करंट जो होती है उसको आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये इस यंत्र के कुछ गुण होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यंत्र की, जिसका नाम है थर्मोकपल। ठीक है। थर्मोकपल यंत्र जो होता है, देखो नॉर्मली मैं बात करूं तो थर्मोकपल यंत्र के द्वारा ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर, ठीक है, विद्युत धारा जो होती है उसकी गणना की जाती है। अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि थर्मोकपल यंत्र जो बनाते हैं वो किस आधार पर बनाते हैं, उसकी संरचना जो होती है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है। तो पहले बात करते हैं थर्मोकपल यंत्र के बारे में कि ये होता क्या है, इसकी खोज जो करी थी वो कौन से वैज्ञानिक ने करी थी, ये कार्य जो करता है वो कौन से सिद्धांत पर करता है। ठीक है। तो देखो इसका प्रभाव जो होता है वो कौन सा होता है।
तो पहले बात करते हैं हम लोग कि थर्मोकपल यंत्र जो होता है वो दो भिन्न धातुओं की छड़ें जो होती है उनके बीच तापांतर उत्पन्न करके बनाया जाता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ इसकी परिभाषा लिख सकता हूं कि दो भिन्न धातुओं में, अब जो दो धातु ले रहे हैं, एक धातु ठंडी होगी, एक धातु ठंडी होगी और एक गर्म धातु होगी। ठीक है, तो उनके शिरों के बीच कुछ तापांतर उत्पन्न करके उन छड़ों के मध्य एक विद्युत वाहक बल विकसित किया जाता है। दो भिन्न धातुओं में तापांतर क्रिया से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं जिसके मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे पिजो इलेक्ट्रिक EMF कहते। ठीक है, और ये विद्युत जो उत्पन्न होती है ये पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। यह EMF पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसी सिद्धांत पर पिजो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव होता है, पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर थर्मोकपल यंत्र कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी। तो इसका जो खोज करता जो है वो है सिबेक नामक वैज्ञानिक। ठीक है, थर्मोकपल यंत्र जो होता है जो दो धातुओं को जोड़ करके बनाया जाने वाला यंत्र होता है। इसके अंदर जो उत्पन्न EMF उत्पन्न होती है उसको पिजो इलेक्ट्रिक EMF कहते हैं। पिजो इलेक्ट्रिक EMF जो होती है वो पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर ही थर्मोकपल यंत्र जो होता है वो कार्य करता है। और साथ साथ अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रभाव है, ये जो यंत्र है, इसका जो खोज करता है उसका नाम है सिबेक वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी संरचना की हम बात करते हैं। तो संरचना देखो, बात करते हैं इसकी संरचना की। जो थर्मोकपल यंत्र जो होता है उसकी संरचना किस प्रकार की बनी होती है। तो पहले बात करते हैं कि इसके अंदर दो भिन्न भिन्न धातुएं होती है। एक तो होती है कांस्टेंटम छड़ और एक होती है आयरन छड़। जैसे कि चित्र में बता रखा है, पहली कांस्टेंट छड़ ये होती है अपनी और दूसरी है आयरन छड़। इन दोनों छड़ों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के अंदर जो अधिक गर्म होने वाली या जल्दी गर्म होने वाली छड़ है वो अपनी कौन सी होती है, कांस्टेंटम छड़। ठीक है, और इसके बाद में दो ठंडे जोड़ होते हैं जो पीतल के तांबे के हो सकते हैं। ठंडे जोड़ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो जोड़ बने होते हैं, ठीक है, जिनके साथ इन दोनों छड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। देखो, इनको ठंडा जोड़ इसलिए बोल सकते हैं कि जब लोहे के मुकाबले यदि मैं पीतल को गर्म करूं तो यहाँ पर गर्म जल्दी होगा, गर्म होने के साथ साथ ये ठंडा भी क्या हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन छड़ जो है वो जल्दी से ठंडी नहीं हो पाएगी, इसलिए इन दोनों जोड़ों को ठंडे जोड़ों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसके अंदर एक मिली एम्पीयर मीटर लगा होता है जो अपना मूविंग कॉइल प्रकार का होता है। ठीक है, और एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जिसको हम लोग सप्लाई दे करके गर्म करते हैं। तो अब देखो किस प्रकार से ये काम करता है। तो देखो, जब इस यंत्र को सप्लाई दी जाती है, चाहे ए सप्लाई दो चाहे डी सप्लाई दो, अब दोनों की कार्यशैली पर दोनों सप्लाइयों की स्थिति में
इस यंत्र की कार्यशैली पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इसको ए सप्लाई दी जाएगी, डी सप्लाई दी जाएगी, तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी वो समान होगी। ठीक है, ए सप्लाई दो चाहे डी सप्लाई दो, दोनों स्थिति में यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उस स्थिति में इस जोड़ के समीप जैसे ऊष्मा पहुंचती है, तो उसी के दौरान इन दोनों छड़ों के अंदर जो जल्दी गर्म होने वाली छड़ है वो अपनी कांस्टेंट छड़ होती है, तो ये गर्म होगी। गर्म होने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चालन प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा और इस जोड़ के माध्यम से होता हुआ सीधा मिलीमीटर के माध्यम से होता हुआ इस आयरन छड़ की ओर गतिमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये यंत्र जो होगा वो जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का जैसे जैसे प्रभाव होता जाएगा, उसी के साथ ही अपना जो संकेतक बना हुआ है, जो अपना मीटर लगा हुआ है, अपना मिली एम्पीयर मीटर जो लगा हुआ है, ये धीरे धीरे अपना संकेतक जो होगा वो बताना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ऑटो वायर यंत्र जो होता है वो कार्य करता है। अब यहाँ अपने को विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि इस यंत्र में जो अपनी कांस्टेंट छड़ होती है वो 900 डिग्री टेम्परेचर तक कार्य कर सकती है। तो ये जो कांस्टेंट छड़ होती है ये 900 डिग्री टेम्परेचर तक कार्य करती है। और साथ साथ इस यंत्र के अंदर 15 मिली वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस यंत्र के द्वारा 15 मिली वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो इस कांस्टेंट छड़ के लिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जब ये छड़ गर्म होगी तो गर्म होने के साथ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो इसकी दिशा हमेशा कांस्टेंट छड़ से आयरन छड़ की तरफ रहेगी। तो इस प्रकार से अपना परिपथ पूरा कंप्लीट करेगा और ये अपना जो मीटर है ये अपना विक्षेप दर्शा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ऑटो वायर यंत्र जो होता है वो ऊष्मा पा करके इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह गतिमान करवा करके अपना जो पाठ्यांक है उस पर अपनी रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके साथ अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि अपने को ऑटो वायर यंत्र जो है अगर उसका प्रयोग अधिक या मैं कहूं बड़ी माप सीमा तक के लिए इस यंत्र का यदि उपयोग करना है तो अपने को एक से अधिक थर्मोकपल यंत्रों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो ये होता है अपना थर्मोकपल यंत्र। अब बात करते हैं हम लोग थर्मोकपल यंत्र के गुणों की। तो देखो पहला गुण तो इसका यही है, अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र का जो अधिक उच्च फ्रीक्वेंसी जो आती है, मेगा हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी आती है, उस स्थिति में विद्युत धारा कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं कि मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी धारा की गणना में उपयोगी। ठीक है, मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें ये उपयोगी होता है। इसके साथ साथ इस यंत्र के द्वारा एसी और डीसी, एसी व डीसी सप्लाई दोनों की धारा मापी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अवगुणों की। तो अवगुणों में देखो ये यंत्र अधिकतर एमीटर के लिए उपयोग में लिया जाता है, केवल एमीटर के लिए उपयोगी, एमीटर के रूप में उपयोगी होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए उपयोगी नहीं, वोल्ट मीटर के रूप में उपयोगी नहीं। और लास्ट एंड फाइनल अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये यंत्र जो होता है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके द्वारा भी शक्ति खपत जो होती है वो अधिक की जाती है। अधिक शक्ति खपत होने के कारण निम्न मान की विद्युत धारा इस यंत्र के द्वारा ज्ञात नहीं की जाती। ठीक है, तो वही शक्ति खपत अधिक होने के कारण
मिली या माइक्रो, मिली या माइक्रो एम्पियर, मिली या माइक्रो धारा ज्ञात नहीं की जाती, नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये था अपना थर्मोकपल यंत्र। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें बात करेंगे वाट मीटर की। ठीक है।